हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों आपने संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप देखा था। संविधान का विकास और बदलाव के अवसर देखा था। इस वीडियो में हम देखते हैं संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप। आपने पिछले वीडियो में देखा कि संविधान जो है लगातार नए स्वरूप धारण कर रहा है। इसके जुड़े हुए कई उदाहरण आपने देखे, जैसे संपत्ति को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया और शिक्षा के मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया, जिससे कि भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। इस प्रकार संविधान का बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में अगर बदलाव आता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन भी किया जाता है। संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किए जाते हैं और संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप को हम निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से भी देख सकते हैं। पहला है 1976 में संविधान में कई बदलाव किए गए। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवादी अर्थात भारत एक समाज है और विभिन्न समाजों का समूह है। पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष समाज है, अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है परंतु भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। समाजवादी शब्द को जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि सरकार भारत के लोगों को समानता के लिए प्रयास करती रहेगी। पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़कर स्पष्ट किया गया है कि राज्य का धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी और प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करेगा। हालांकि पहले भी शासन में इन मूल्यों को शामिल किया गया था। 1976 के संशोधन में इससे संविधान में स्थान दे दिया गया। इसी प्रकार संविधान में राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की गई है। हमारे संविधान में निःशुल्क कानूनी सलाह की भी सुविधा की गई है। ये सारे अधिकार पहले भी हमारे संविधान में थे, परंतु इन्हें संविधान में शामिल करके इन्हें संवैधानिक महत्व प्रदान किया गया है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यायालय तक नहीं जा पाते थे, वे आज भी इसी बदलाव के कारण न्याय के हकदार हो सके। समाज में कई लोग ऐसे हैं जो न्यायिक खर्च को उठा नहीं पाते हैं, न्यायालय में आने वाले खर्च को उठाने में असमर्थ होते हैं। अब वे भी इस कानूनी अधिकार के द्वारा अर्थात कानूनी बदलाव के द्वारा न्याय प्राप्त करने के हकदार हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अब सरकार ने ले ली है। इस प्रकार मजदूरों भी शोषण से मुक्त हुए हैं। मजदूरों को भी शोषण से मुक्त करने के लिए, सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कारखानों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा है। इस प्रकार 1992 में संविधान में एक और बदलाव किया गया कि अब तक संविधान में शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के ही स्तर पर था। कुछ शक्तियां थी जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य और केंद्र का ही था। अब इनमें एक और शक्ति संशोधन करके इसमें बदलाव लाया गया है। केंद्र और राज्य स्तर पर ही था। अब 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शक्तियों के वितरण को तीसरे स्तर तक अर्थात शहरी निकायों की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय शासन के लिए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अब तक गांव और शहर के लोगों की भागीदारी शासन में बढ़ गई है। इस समाज में विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को इन संस्थाओं के आरक्षण के
माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर भी इस बदलाव में बढ़ा है। 1992 में 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन अर्थात नगर निगम के सदस्यों का चुनाव, जिसे हम स्थानीय भाषा में पार्षदों का चुनाव कहते हैं, इसे शामिल किया गया। यह तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था है। पहले केंद्र स्तर की थी, फिर राज्य स्तर की, अब नगरीय और ग्रामीण स्तर की भी शासन व्यवस्था को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? हमारे संविधान में शामिल किया गया है 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अब इस संशोधन के द्वारा क्या होगा? शहरी निकायों के लिए भी अलग से चुनाव होंगे, जो कि अपने शहर के विकास के लिए कार्यरत होंगे। और स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में भी पंच और सरपंच का चुनाव के द्वारा इसमें इसके शासन व्यवस्था में भाग ले सकेंगे और अपना शासन व्यवस्था स्वयं संभाल सकेंगे। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी इसमें स्थान प्रदान किए गए हैं, जिससे उनका संचालन और इन निकायों में उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही है, अतः यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान का स्वरूप विकसित हो रहा है। किसी भी समाज की दशा और दिशा का निर्धारक उसका संविधान होता है। विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि संविधान के बनने के बाद से आज तक संविधान में कई बदलाव हुए। हमने पिछले अध्याय में प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमारे संविधान ने किस प्रकार के समाज की रचना का उद्देश्य रखा था। संविधान में बदलाव इन्हीं उद्देश्यों की तरफ बढ़ने के लिए किए गए हैं। साथ ही समाज की बदलती ज़रूरतों के लिए भी संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ती है। जैसे 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर गई, लेकिन न्यायपूर्ण समता युक्त समाज की रचना के लिए अभी नागरिकों को एक सक्रिय रूप में अपना योगदान देना होगा। भले हमारा संविधान आज काफ़ी उन्नति कर चुका, हमारा समाज संविधान के द्वारा दिखाए हुए रास्तों पर आगे बढ़ कर के एकता और भाईचारे के उद्देश्य को पूरा कर सका है, परंतु अभी भी इसमें और अनेक बदलाव लाने बाकी हैं, जिससे संविधान विकसित नहीं बल्कि विकासशील हो सके, पूरी तरह से विकसित हो सके। इसके लिए हमें अभी भी एक नागरिक के रूप में अनेक प्रयत्न करने होंगे। समाज का एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें आवश्यक है कि हम समाज की सभी बुराइयों को दूर करें और अपने संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था और अपनी नीतियों को तय करें, जिससे कि भारत एक अच्छा प्रगतिशील देश बन सके और विश्व में अपना नाम ऊंचा कर सके। इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।